नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतुल बंडी है। मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और इंदौर में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं इस बार जिस बीमारी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। चूँकि अभी लॉकडाउन का दौर चला तो काफ़ी लोगों को घर से ही काम करना पड़ा, दैट इज़ वर्क फ्रॉम होम, जिसके कारण उन्हें काफ़ी समय मोबाइल या लैपटॉप पे कंटिन्यूस एबनॉर्मल पोस्चर यानी गलत ढंग के तरीके से बैठने के कारण ये बीमारी काफ़ी लोगों में देखी गई। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बताने के पहले मैं थोड़ा सा आपको सर्वाइकल स्पाइन के बारे में बताना चाहता हूँ। सर्वाइकल स्पाइन का क्या मतलब होता है? सर्वाइकल मतलब गर्दन, तो गर्दन के अंदर जो स्पाइन का पार्ट होता है उसको सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। मेरे पास एक मॉडल है, मैं इसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारा नीचे का पार्ट है और ये ऊपर का पार्ट है। तो सर्वाइकल स्पाइन जो इंक्लूड करती है वो ऊपर के 7 मनकों को इंक्लूड करती है। जो 7 मनके हमारी गर्दन की हड्डी रहती है और जिसके कारण हम हमारी गर्दन को मूव कर पाते हैं। इस वर्टिब्रा में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसके कारण हम गर्दन को हर जगह मूव कर पाते हैं। इन वर्टिब्रास के बीच में एक बहुत जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गादी हिंदी में, और बाकी ऐसे हमारी मेडिकल लैंग्वेज में इसको डिस्क बोला जाता है। ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, जिस प्रकार से हमें धचके झटके लगते हैं वो ये गादी सहती है। इनके बीच में जो जगह होती है इसमें से ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और वो इस स्पेस के बीच में से होती हुई नीचे तक जाती है। और इन दोनों वर्टिब्रास के बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो ये पतली नसें हर लेवल पे निकलती हैं, ठीक है ना। तो ये एक जनरल एनाटॉमी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी जिससे कि आपको बीमारी बड़ी आसानी से समझ में आए। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि 60 के बाद 60-65 की एज में नॉर्मली देखी जाती है। इसमें होता क्या है कि जो हमारी हड्डी रहती है गर्दन की हड्डी, उसका घर्षण चालू होता है और वियर टियर मतलब उसका घिसाव चालू होने लगता है। उस घिसाव के कारण हड्डी हमारी कई जगह से नुकीली हो जाती है और वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रिक करने लगती है जिसके कारण हमें तकलीफ़ें चालू होती हैं। 60 साल के बाद तो ठीक है, लेकिन आज जो हम देखते हैं जो कंडीशंस हैं, कई पेशेंट्स को हम देख रहे हैं जो 40 और 35 साल के पेशेंट्स में भी ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये सिम्टम्स इतनी जल्दी आ रहे हैं? तो इसका कारण जो देखा गया है वो मेनली लाइफस्टाइल्स और हमारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वर्किंग कंडीशंस मतलब जैसे हमको कंटिन्यूस लैपटॉप पे बैठना पड़ता है, मोबाइल एक एबनॉर्मल पोस्चर में देखते हैं, घर में हम आड़े टेढ़े होकर टीवी देख रहे हैं, खान पान, ये एक बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर है जिसके कारण ये बीमारी के सिम्टम्स हमें बहुत जल्दी एज में देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा बहुत कॉमन कारण है वो स्मोकिंग। एक्सेसिव स्मोकिंग के कारण भी हड्डियों का डिजनरेशन बहुत जल्दी चालू हो जाता है और उसके कारण हड्डियाँ वापस से नुकीली हो जाती हैं और ये प्रॉब्लम चालू हो जाती है। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो पार्ट है उससे कई प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, मेनली 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स चालू होते हैं। सबसे पहला जो रहता है वो नेक पेन होता है, मतलब नॉर्मली जो पेशेंट आता है वो गर्दन में हमारे पास आता है कि साहब गर्दन में रात को सोया, सुबह उठा तो मेरे को गर्दन में दर्द हुआ और मेरी गर्दन अकड़ गई। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये एबनॉर्मल कोई तकिया हमने लगाया, एबनॉर्मल तरीके से हमने पोस्चर से कोई मूवी या टीवी देखते हैं, उसके कारण ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो नॉर्मली ये 60 से 37% मस्कुलर प्रॉब्लम होता है जो कि दवाइयों से ठीक हो जाता है। अब मांस के बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है जो मैंने बताई स्पॉन्डिलोसिस की, जो वियर टियर के कारण होती है, जो कि एजिंग के साथ होती है और जो नस के ऊपर हड्डी का जो शार्प पार्ट होता है वो उसको प्रिक करता है जिसके कारण हमें एक पेन चालू होता है जो गर्दन से चालू होता है और हाथ तक जाने लगता है। इसको बोलते हैं रेडिकुलोपैथी, मतलब वो नस को इरिटेट करने लगता है जिससे आदमी को रात में कई बार उठना पड़ जाता है, हाथ को दबाना पड़ता है, झुंझुनी आने लगती है और ये तकलीफ चालू होती है। दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस विथ रेडिकुलोपैथी। तीसरा जो कारण होता है वो होता है जो मैंने बताई थी गादी, जो 2 मनकों के बीच में थी, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। कई बार वो गादी फूट जाती है और वो पीछे की ओर जाती है और वो पीछे जाके वो नस को दबाती है और वापस वो नस के दबने के कारण इसमें भी वैसे ही सिम्टम्स आने लगते हैं। अगर वो राइट साइड की ओर जाती है तो वो राइट साइड के नस को दबाती है और अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ प्रोट्रूड करती है तो वो लेफ्ट साइड के नस को दबाती है और पेशेंट को हाथों में झुनझुनी, सुन्नपन वो चालू हो जाता है। और जो चौथी तकलीफ होती है वो होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस माइलोपैथी। अब ये क्या होती है? ये थोड़ी गंभीर बीमारी है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, चूँकि जो हड्डी का घर्षण हो जाता है उससे हड्डी नुकीली हो जाती है।
जैसा कि बताया, और वो हमारी मेन स्पाइनल कॉर्ड पे पिंचिंग इफेक्ट करती है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक केबल का काम करती है, मतलब हमारे सारे ब्रेन के सिग्नल्स नीचे ले जाती है पैरों तक, और पैरों के सिग्नल्स हमारे ऊपर तक, मतलब इट इज़ अ टू वे, दो तरीके से काम करती है। मेन केबल है, जैसे हमारे घर में मेन केबल अगर कट जाए उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वैसे ही ये हमारी मेन केबल है। तो जब इस पर इफ़ेक्ट आने लगता है, तो जब भी पेशेंट गर्दन आगे पीछे करता है, तो वो जो नुकीली हड्डी होती है वो उस स्पाइनल कॉर्ड को इरिटेट करती है, और उसके कारण कॉर्ड में स्वेलिंग और प्रॉब्लम चालू होती है। तो पेशेंट जो सिम्टम्स लेके आता है हमारे पास, उसके पहले तो पेन होगा ही सही, उसके बाद हाथों में झुंझुनी, कमज़ोरी आना होगा, वो कहेगा साहब मैं बटन नहीं लगा पा सकता, ग्लास को होल्ड नहीं कर पा सकता हूँ, चलने में मेरे को एबनॉर्मलिटी होती है, डिफ़िकल्टी होती है, मेरे पैरों से चप्पल खिसक जाती है, चप्पल को मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, कई बार तो उनको लैट्रिन बाथरूम तक में तकलीफ़ आती है, उनका होल्ड चला जाता है। तो ये थोड़े से अलार्मिंग सिग्नल्स हो जाते हैं। अब काफ़ी कुछ हमें को पेशेंट की सिम्टम से समझ में आ जाता है कि वो किस कैटेगरी में जा रहा है। अब उसको कंफर्म करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली जो इसमें इन्वेस्टिगेशंस, हमको बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक्सरे होता है। एक्सरे से हमें आइडिया लग जाता है कि हड्डी में कितना घिसाव है, अगर उसके बीच में अगर स्पेस कम हो रही है दो मनकों के बीच में, तो समझ में आया था कहीं ना कहीं डिस्क का प्रॉब्लम है। और अगर कुछ ट्रॉमा कई बार चोट के कारण भी होता है, हाँ, गर्दन में प्रॉब्लम, तो वो भी दिख जाती है, या कोई जन्मजात तकलीफ़ हो हड्डियों के, वो भी हमको एक्सरे में एक आइडिया लग जाता है। पर अगर पेशेंट के सिम्टम में न्यूरोलॉजी, रेडिकुलोपैथी जो मैंने बताई थी, नस के दबाव की है, तो फिर हमें एमआरआई कराना पड़ता है, क्योंकि माइलोपैथी हमको एमआरआई में क्लियर होती है। तो एमआरआई से हमें नस की स्थिति काफ़ी क्लियर हो जाती है कि नस में सूजन है, अगर गादी दिखती है, गादी उसमें हमको दिख जाती है कि कितनी बाहर निकली है और वो कितना दबाव बना रही है। तो बेसिकली ये दो इन्वेस्टिगेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे। देखिए, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इसका एक इलाज है, वो ऑपरेशन है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 60 to 70% पेशेंट्स हैं जो कि सिर्फ दवाई गोली और कुछ ट्रीटमेंट्स के द्वारा बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसमें होता है वो ये होता है कि पेशेंट को पहली चीज़ें जो होती है उसकी लाइफस्टाइल को चेंज करना। लाइफस्टाइल चेंज करने में क्या रहता है, सबसे पहले आपको कोई भी एबनॉर्मल पोस्चर में टीवी, मोबाइल और कोई भी लैपटॉप आपको नहीं देखने का है। जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या कंटिन्यूस ऑफिस में सेट करते हैं, दे हैविंग अ सिटिंग 7 to 8 आवर्स कंटिन्यूस, तो ये मसल्स स्पाज्म में चले जाते हैं। तो इसके लिए उनको हर पौन घंटे में, पौन 45 मिनट्स में एक बार अपने सिस्टम से उठना पड़ेगा। आपकी गर्दन को आप रिलैक्स करें सिंपल से व्यायाम करके, और अपने शोल्डर्स का व्यायाम करके, हाथों को ऊपर नीचे करके, बहुत आसान सी कसरतें होती हैं। ये करके 5-1 मिनट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें अपने सिस्टम से, और 5-7 मिनट बाद वापस आप सिस्टम पे आके बैठें और फिर अपना काम करें। फिर अगेन अनदर 45 मिनट्स, और फिर वापस से आप अपने सिस्टम से उठें। ये बहुत एक आसान तरीका होता है, ये ब्रेक्स चाहिए रहते हैं, क्योंकि अगर हम कोई बाल्टी उठाते हैं और कंटिन्यूस 1 घंटे उठाते हैं और फिर जब छोड़ते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि हमारे हाथ में दर्द है। तो सेम अगर 8 घंटे तक ये मसल्स अगर किसी नेक को होल्ड कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली दर्द करेंगे, तो उनको रेस्ट चाहिए रहता है, वन थिंग। दूसरा, आप जो भी सिस्टम या लैपटॉप यूज़ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसका लेवल आपके आई लेवल पे होना चाहिए। आपको सिस्टम को ऐसे देख के या ऊपर देख के कंटिन्यूस काम करना से आपकी गर्दन पे दबाव या सॉरी आपकी नसों पे दबाव आता है, जिसके कारण ये तकलीफ बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि सिस्टम का लेवल बिल्कुल आपके आँख के लेवल पे हो, जिससे कि आपकी गर्दन की मूवमेंट्स कम से कम हो। तो ये बहुत सिंपल से हैं। और तीसरी चीज़, तकिया, जो भी पिलो आप यूज़ करते हैं वो मीडियम साइज़ का होना चाहिए। पर पिलो को न तो मोटा होना चाहिए न पतला होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पिलो मोटा हुआ तो आपकी गर्दन आगे की ओर आएगी, तो ये भी गलत है। और अगर आप पतला तकिया रखते हैं या आप तकिया नहीं रखते हैं तो गर्दन आपकी पीछे की ओर जाती है, तो ये भी एक गलत तरीका है। तो उसका लेवल बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब वो हम कैसे मालूम करेंगे, बहुत आसान तरीका है। हम चद्दरें लें, घर में चद्दरें आसानी से मिल जाती है, उनकी घड़ी करें और उसको अपनी गर्दन के नीचे रख के सोएं। जिस थिकनेस पे आप कंफर्टेबल हो वो आपका एक्चुअल सर्वाइकल पिलो है। बाज़ार में सर्वाइकल पिलो बहुत फिक्स्ड उसके मिलते हैं, तो हर पेशेंट के लिए वो अलग अलग होते हैं। मेरा एक बहुत आसान तरीका है जिससे कि आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी विड्थ या हाइट का सर्वाइकल पिलो आपके लिए बेस्ट है। तो ये लाइफस्टाइल चेंज। और दूसरा इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये वही डिजनरेशन बढ़ाएगी। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं। इसके बाद
कुछ दवाइयाँ आती हैं जो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं जिससे कि वो मसल्स को रिलैक्स कर सकें, और उनका जब पेन कम होता है तो फिर हम उनको एक्सरसाइज प्रोग्राम पे लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। काफ़ी यूट्यूब्स पे काफ़ी जगह आपको या आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड कर सकता है। तो आपको जो एक्सरसाइज चाहिए वो गर्दन की चाहिए और शोल्डर्स की है। बहुत आसान सी कसरतें होती हैं जो आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम करें तो बहुत बेहतर है, पर कम से कम आपको एक बार तो उसे करना चाहिए जिससे कि आपके ये पेन्स कम हो जाए। ये आपको ध्यान रखने का है। अगर आपके सिम्टम बढ़ रहे हैं, 2 से 3 महीने हो जाते हैं और स्टिल इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हाथों में झुनझुनी बढ़ रही है, आप बटन नहीं लगा पा रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, आपको चप्पलें आपके हाथ पैरों से छूट रही है, तो ये बहुत अलार्मिंग सिग्नल्स हैं। इसमें अगर हम डिले करते गए तो ये सिम्टम और प्रोग्रेस होंगे। तो ऐसी कंडीशंस में हमको सर्जरी रिक्वायर्ड हो जाती है। तो देखिए अब सर्जरी क्या होती है। सर्जरी में कुछ नहीं, पहली पार्ट जो मैंने बताया था कि जब प्रॉब्लम डिस्क की होती है, मतलब जो गादी खसकी थी आगे, अगर उसके कारण प्रॉब्लम है जो कि हमें एमआरआई से क्लियर हो जाता है, तो उस सर्जरी में हम उस जो गादी जो नस को दबा रही है उसको ऑपरेशन के द्वारा उस गादी को निकाल देते हैं, और वो जो जगह बचती है वहाँ पे या तो केज डाल देते हैं या फिर आजकल आर्टिफिशियल डिस्क भी आती है वो डाल दिया जाता है। तो बहुत सेफ प्रोसीजर्स होते हैं, तो ये करा जाता है। पर अगर माइलोपैथी के सिम्टम है, माइलोपैथी जैसा कि मैंने बताया था अभी, ये सब जो आपके सिग्नल्स सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को डिले नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सिम्टम बढ़ते जाएंगे, हम कितनी भी लेट सर्जरी अगर करते हैं तो कितना वापस से उस पेशेंट को रिकवरी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं रहती, क्योंकि जो नस कई बार एक बार चली जाती है तो रिकवर होती कि नहीं होती, ये सर्जन के हाथ में नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ दबाव हटा सकते हैं, उसमें जान नहीं डाल सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको डिसीजन बहुत फास्ट लेना पड़ता है। आपका सर्जन या आपका जो भी डॉक्टर है वो आपको गाइड करेगा और उसके हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट बताएगा। तो उसमें कई बार उसको गादी को उस हड्डी का जो पार्ट जो चुभ रहा होता है उस कॉर्ड पे वो निकाल दिया जाता है और प्लेट के द्वारा उसको स्टेबलाइज कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत एक आसान और सिंपल लैंग्वेज में इस बीमारी में के बारे में बताया, और शायद ये आपके लिए बहुत सहायक रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यंग जनरेशन इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करे, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम कई यंग पेशेंट देख रहे हैं जिनको न्यूरोलॉजी डेवलप हो रही है। तो आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।